तो गुरुग्राम से बड़ी खबर। बारिश में तालाब बनी सड़कें, साइबर सिटी की सड़कों पर भरा पानी। प्रशासन के यहां पर खुली पोल, सेक्टर 10 की सड़कों पर पानी भरा है। इस बीच बड़ी खबर गुरुग्राम से देख रहे हैं आप, जहां पर साइबर सिटी में हुई बारिश ने प्रशासन की दावों की पोल खोल दी है। सेक्टर 10 की सड़कों पर सैलाब आया है। राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, बारिश में तालाब बनी सड़कें, साइबर सिटी की सड़कों पर भरा पानी। प्रशासन के दावों की खुली पोल, सेक्टर 10 की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरुग्राम से इस बीच बड़ी खबर आप देख रहे हैं। प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सेक्टर 10 की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। राहगीरों को परेशानी हो रही है। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साइबर सिटी में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। सेक्टर 10 की सड़कों पर सैलाब आया है। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जलभराव की स्थिति सड़कों पर दिखाई दे रही है। बारिश में तालाब बन गई हैं सड़कें। साइबर सिटी की सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। 4 बड़ी खबरों में पहली खबर इनेलो नेता अभय चौटाला से जुड़ी हुई है। गुरुग्राम में अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो दूसरी खबर बहादुरगढ़ से है, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और जीएसटी चोरी करने वाले और ओवरलोडेड 7 वाहनों पर शिकंजा कसा है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां बदमाशों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और चौथी खबर में बात करेंगे करनाल से खबर है, जहां पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में डेंगू के 13 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गया है। तो 4 बड़ी तस्वीरें और खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी, पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी पर अभय चौटाला ने वार किया है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, दूसरी विंडो में आप देख पा रहे हैं कि सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर यहां पर यह कार्रवाई की गई है। और तीसरी खबर, स्मार्ट सिटी में बेखौफ बदमाश किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चौथी में बारिश के बीच डेंगू का खतरा ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा है कि फतेहाबाद की सम्मान रैली देश में थर्ड फ्रंट की नींव डालेगी। अभय चौटाला ने कहा है कि बीजेपी जेजेपी नेताओं की फाइल तैयार कर रही है, जेजेपी नेता भी जेल जाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी नेता अजय चौटाला को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी मांगनी चाहिए। दिग्विजय और दुष्यंत भी अजय चौटाला का वही हाल करेंगे जो अजय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के साथ किया है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने की बात करती है, लेकिन उनमें देवीलाल के सम्मान में रैली करने का दम नहीं है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी और इनेलो में मिलाप का फैसला ओम प्रकाश चौटाला करेंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। अभय ने कहा कि हुड्डा कांग्रेस को खत्म करके मानेंगे। प्रयास करने मैं एक बात कहता हूं, वो चोर है। वो ये मुझे कहे कि आपने हमें चोर क्यों कह दिया, माफी मांगो, तो सारा देश कह रहा है चोर है, अकेला कह रहा हूं। किस लिए माफी मांगू मैं अजय सिंह से? अजय सिंह अपने बाप से माफी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने पोस्ट ट्रेडिंग करी, बड़ी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया, लोग भूलते नहीं है किसी चीज को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी,
यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था, लोगों ने वहां अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीद। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, किस तरीके से आज अभय चौटाला अलग ही रूप में दिखाई दिए, बीजेपी पर निशाना साधा, तमाम पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए इस बीजेपी के लिए खासतौर पर कहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट तोड़ने का काम करती है, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग करती है। बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था इनेलो नेता अभय चौटाला का, उन्होंने अपने घर पे ही मीडिया को बुलाया था। वहां पर रैली को लेकर जो 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के सम्मान में एक साल एक रैली आयोजित हुई है, उसी के संदर्भ में आज उनका प्रेस वार्ता था और उन्होंने बताया कि किस तरह से फतेहा रात में इस बार रैली होगी और इसमें 15 दूसरी पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को इसमें बुलाया गया है और 15 वो नेता हैं जो कहीं न कहीं थर्ड फ्रंट बनाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले ताऊ देवीलाल ने यह कोशिश की थी और कांग्रेस के खिलाफ एक थर्ड फ्रंट बनाया था और वही काम अब ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं, तमाम नेताओं से संपर्क में है और एक थर्ड फ्रंट बनेगा जो कहीं ना कहीं बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेगा और 2024 अपनी सरकार बनाएगा। दूसरी तरफ जब जिक्र हुआ हरियाणा सरकार की, तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो हरियाणा में सरकार है ये गठबंधन नहीं, स्वार्थ की राजनीति है। गठबंधन तब होता है जब चुनाव से पहले किया जाता है, लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में केवल सरकार में आने के लिए, मलाई खाने के लिए यह एक स्वार्थ की रणनीति हुई। और ये सभी जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं ये चोर हैं, सरेआम इस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि ये चोर हैं और इनकी फाइलें भी तैयार है। और वहीं जब जेजेपी का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि जेजेपी जिस तरह से दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि अभय चौटाला माफी मांगे अपने बयान को लेकर, तो ऐसे में माफी तो अजय चौटाला को मांगनी चाहिए, यह आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि माफी उन्हें मांगना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के साथ किया है, या उनके बच्चे जो है दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, वो उनके साथ करेंगे, उनके घर में भी इसी तरह की फूट पड़ेगी, यह उन्होंने आश्वस्त किया। दूसरी तरफ जो पार्टी को सम्मिलित करने की बात थी कि जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल क्या भविष्य में एक हो सकता है, इस सवाल को उन्होंने कहा कि पहल जेजेपी नेता कर रहे हैं अभी से और करने के पीछे रीजन यह है कि बीजेपी इनकी फाइल तैयार कर रही है और इन फाइलों के आधार पर ये जेल जाएंगे। जिस तरह से करप्शन और तमाम गतिविधियों में संलिप्त हैं, वो कहीं कहीं बीजेपी इनको जेल भेजेगी और यही वजह है कि अब इनको याद आ रही है इनेलो की और इनेलो में आना चाहते हैं। हालांकि इसका फैसला ओम प्रकाश चौटाला करेंगे, उनको माफी देना है या नहीं देना है। पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखिए गौरव, एक तरफ तो रैली के बारे में वो बता रहे थे, थर्ड फ्रंट के बारे में बता रहे थे और ज्यादा से ज्यादा जो वक्त था वो कहीं ना कहीं जेजेपी पर हमलावर थे। उन्होंने यह भी कहा कि जो पद चिन्हों पर, ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने की बात जेजेपी करती है, जबकि जेजेपी ताऊ देवीलाल के सम्मान में जो रैली होती है 25 सितंबर को, ऐसा कोई रैली नहीं कर रही है। दम हो तो वो करके दिखाए। इस तरह के तमाम आरोप थे और इन आरोपों के सहारे कहीं ना कहीं एक नई सियासी रणनीति बनाने की पूरे हरियाणा में कोशिश की है। आदमपुर चुनाव का भी जिक्र हुआ और उसमें भी कहा उन्होंने कि जो फतेहाबाद रैली है उसमें सबसे ज्यादा आदमपुर इलाके से लोग आएंगे और वो वोटर होंगे, वो नेता नहीं, वो वोटर है, मतदाता है। तो निश्चित तौर पर इसका असर भी उस चुनाव में पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से साथ ही साथ अभय चौटाला की तरफ से यह भी कहा गया कि मैं माफी क्यों मांगू, माफी तो उनको मांगनी चाहिए। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो तीसरे मोर्चे को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया। लेकिन तीसरे मोर्चे की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर तीसरा मोर्चा जो है ऐसे ही चुनाव के सीजन में निकल कर आता है, क्या कहेंगे? देखिए निश्चित तौर पर ये थर्ड फ्रंट का जिक्र अभी से नहीं, इससे पहले भी हमने देखा, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था और उत्तर प्रदेश चुनाव में तमाम बड़े नेता, बड़े पार्टियों के नेता एकजुट नजर आए थे और उसमें भी कहीं ना कहीं यह थर्ड फ्रंट की भूमिका निभाई गई थी और कहा गया था कि चुनाव के बाद कहीं पूरे एक नया विकल्प मिलेगा देश को। लेकिन जैसे ही ये थर्ड फ्रंट की बात होती है तो नेता कौन, किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, यह मुद्दा ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ये सारी पार्टियां छिड़क जाती हैं और थर्ड फ्रंट का सपना चकचकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल
बिल्कुल सुशील जी, लेकिन तीसरा जो मोर्चा है वो लगातार ये देखने को मिला है कि तीसरा मोर्चा ज्यादा सफल नहीं हो पाता है। ये लंबे समय का घोड़ा नहीं बन पाता, लंबे समय तक जो है सामने साथ मिलकर नहीं चल पाता है। ये सबसे बड़ी खास बात रहती है। निश्चित तौर पर देखिए, थर्ड फ्रंट बनाने के पीछे ममता सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी समस्या रहती है कि किस पार्टी को कितनी सीट और किसके लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। यह एक बड़ा मामला होता है। साथ ही प्रधानमंत्री का हेड कौन बनेगा इसको लेकर भी होगा। इस संदर्भ में जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इसमें इस बार समन्वय समिति बनेगी और समन्वय समिति तय करेगी कि किसको कितनी सीट दी जाए जी। लेकिन सब कुछ थर्ड फ्रंट इस रैली में अमूमन कोई पहला वाक्य नहीं, इससे पहले भी हमने इस रैली को कवर किया है, सम्मान रैली को, और उसमें इस तरह के तमाम नेता आते हैं जो कहीं ना कहीं ताऊ देवीलाल से संबंधित थे और उनके साथ काम जो किए हैं वो आते हैं। लेकिन इसमें आने का मतलब कहीं थर्ड फ्रंट बनाने की जो भूमिका है वो मुझे संदेहास्पद लग रहा है। इसकी कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो कोशिश कर रहे हैं, शरद पवार के बारे में कहा जा रहा है वो कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये कोशिशें पहली बार नहीं हो रही है, तमाम बार हुई है। लेकिन इस बार क्या यह सफल होगा, यह देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील जी, आपका जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीएम फ्लाइंग टीम लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहादुरगढ़ में भी सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीएम ने जहां पर जीएसटी चोरी करने वाले और ओवरलोडेड 7 वाहनों पर शिकंजा कसा है, साथ ही 5 ओवरलोडेड हाईवा को भी इंपाउंड किया है। वहीं ओवरलोडेड वाहनों पर 3,16,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ साथ सेल टैक्स विभाग और आरटीओ विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जीएसटी चोरी की 2 गाड़ियां पकड़ी हैं, ज्वाइंट चेकिंग विद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, और अभी माल को चेक किया जा रहा है। बिल के साथ उसका मिलान किया जाएगा और जो भी कानून के मुताबिक जुर्माना होगा वो उस पर लगाएगा। ये गाड़ियां, एक गाड़ी जो है बस है, पैसेंजर बस है, और वो जा रही थी बीकानेर से दिल्ली। किस तरीके का सामान भरा हुआ है? सामान उसमें खाने का सामान है, पापड़, रसगुल्ले, नमकीन है और स्क्रैप मिला है। ज्यादा भी बातचीत करने के लिए बहादुरगढ़ से सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए गौरव, आपको बता दें कि लगातार सीएम फ्लाइंग की जो है कहीं ना कहीं जो है छापेमारी चल रही है, तो उसी के चलते एक झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में भी सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई भी सामने आई है। जीएसटी चोरी करने वाले जो ओवरलोड डेड है, जो 7 वाहन है, उन पर भी शिकंजा कसा है और जीएसटी चोरी के आरोप में जो है एक बस और एक कैंटर काबू भी किया है। 5 ओवरलोड आईवा है, उन पर भी जो है इम्पाउंड किया है और 3,16,000 रुपए का भी ओवरलोड वाहनों का जुर्माना लगाया। साथ में जीएसटी चोरी के आरोप में पकड़े गए 2 गाड़ियों को भी फिलहाल अभी जारी है और पूरे सामान की तलाशी लेने के बाद जो है कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बाद जो है जुर्माना भी लगाया जाएगा। सीएम फ्लाइंग के साथ जो है सेल टैक्स और आरटीओ विभाग अधिकारी भी की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें टैक्स चोरी करने वाले जो ओवरलोड वाहनों के खिलाफ आगे भी जारी अभियान की बात यहाँ पर जो है सीएम फ्लाइंग की तरफ से की जा रही है। जी गुरु, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ये संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। सेल टैक्स हो चाहे सीएम फ्लाइंग और जीएसटी विभाग, तीनों ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कितना यहाँ पर कैश बरामद हुआ है, कितने वाहनों की गिरफ्तारी हुई है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है, डिटेल में बताइए जरा। देखिए गौरव, आपको बता दें कि अभी तो 3,16,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बाकी 5 ओवरलोड वाहन है, उनको इम्पाउंड किया है। बाकी 7 वाहनों पर जो है कि शिकंजा कसा अभी जो है जांच करके है, जो बाकी बचे हैं और लगातार कार्रवाई करने के आदेश जो है सीएम फ्लाइंग की तरफ से भी कहा गया है कि लगातार अभियान जारी रहेगा। जिस तरीके से ओवरलोडेड वाहन पहले से भी चलते आ रहे हैं और अभी भी लगातार कहीं ना कहीं चलते रहते हैं, तो ऐसे में ये कार्रवाई क्या आगे भी जारी रहेगी? जी गौरव, देखिए साफ तौर पर जो है सीएम फ्लाइंग का बहादुरगढ़ में ही नहीं पूरे हरियाणा में ही छापेमारी चली हुई है और बाकी सरकार की आदेश के तरफ से जो है ये सीएम फ्लाइंग छापेमारी कर रही है और जो ओवरलोड वाहन है इन पर भी और बाकी कोई भी परचून की दुकान है, छोटी से बड़ी से दुकान है, उन पर कार्रवाई करके सीएम फ्लाइंग जो अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है। जी, अगर बात करें जो ओवरलोडेड वाहन है या चोरी के जो एक बस और जिस तरीके से जो बरामद हुआ है, उसके मालिकों से भी यहाँ पर ओवरलोडेड वाहनों के मालिकों को भी तलब कर उनसे पूछताछ की जा रही है, उन पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है।
देखिए गौरव, अभी जो है गाड़ियां जो है लगातार सीएम फ्लाइंग भी और जो और विभाग के अधिकारी है, आरटीओ भी है अधिकारी, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, उनको भी बुलाया जा रहा है। बाकी जो उनको सख्त हिदायत दी जा रही है, ओवरलोड करोगे तो गाड़ी एनपाउंड और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 55 में दिन दहाड़े 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए और उन्होंने चाकू की नोक पर 2 महिला से उसके जेवर और नकदी लूट ली। घर के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों में बदमाश घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही महिला ने घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। वहीं सेक्टर 55 पुलिस चौकी इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 नकाबपोश किस तरीके से घर में घुसते हुए पास लगे। तीसरा नकाबपोश भी इन तस्वीरों में कैद हुआ है। तो 3 नकाबपोश हथियारबंद थे जो कि इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हैं। घर में चाकू ले रखे तो मैं घबरा गई, तो उन्होंने कहा बस चुप, आवाज मत निकालना और नहीं तो मार देंगे। हमें इस कमरे में लेकर आए हैं, तो फिर गर्दन पे चाकू रख दी, मेरी भी और मेरी सास के भी, और फिर पिस्तौल भी निकाल ली। 3 लड़के थे, तीनों के हाथ में तो चाकू थे। फिर हमें अलमारी पे ले, हमारे कहीं सब उतार दो, जो पहन रखा हमने सब उतार दिया, कड़े बड़े सब, मेरी सास का भी सब उतरवा लिया। इस खबर पर ब्यूरो हेड फरीदाबाद से संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। संजय जी, क्या कुछ जानकारी है? 3 नकाबपोश हथियारबंद होते हुए वहां पर किसी घर को निशाना बनाते हैं और दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा सनसनीखेज मामला है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है, यहाँ पर लगातार जो पीसीआर है वो लगातार गश्त करती रहती है, लेकिन ये जो मामला है दिन दहाड़े लूटपाट का है। हालांकि पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ये लूटपाट हुई है, लगातार वो जो अपराधी थे या फिर लुटेरे जो हैं वो रेकी कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही मकान मालिक घर से बाहर निकलता है, 10 बजे के आसपास लोग घर से बाहर अपने संस्थान के लिए निकलते हैं, उसके बाद में जैसे ही वो लोग अपने घर से बाहर निकले काम करने के लिए, ऐसे ही अपराधी पैदल, इसमें एक खास बात ये रही कि उन्होंने किसी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जो अपना व्हीकल था जिससे वो भागे हैं वो उन्होंने साइड में खड़ा किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके की वारदात है उस पर पुलिस एकदम अंकुश नहीं लगा सकती है, ऐसा पुलिस कमिश्नर के जो पीआर है उनका भी कहना था कि अपराधियों की जो जांच है वो लगातार जारी है, कई टीमें उनके पीछे लगाई हुई हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये जो एरिया है, ये एरिया 55 सेक्टर का पड़ता है, जहां पे आसपास के जो एरिया है वो बिल्कुल खुला जंगल है, जहां पर अपराधी वारदात करके आसानी से भाग सकते हैं। लेकिन जो वहां के पुलिस इंस्पेक्टर हैं या हम बात करें चौकी इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लगातार उनकी जांच की जा रही है। वहां पर वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, वीडियो में वो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। चूंकि उन्होंने किसी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए उनको पकड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन संजय, ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं, और किस तरीके से दिन दहाड़े एक घर को निशाना बनाया जाता है, बाकायदा उसकी रैकी की जाती है और जो है वहां से नकदी और लूट कर फरार हो जाते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से फरीदाबाद जो एरिया है वो दिल्ली से टच है, उत्तर प्रदेश से टच है, तो जहां पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कर जो उत्तर प्रदेश के या हम और दूसरे स्टेटों की बात करें, उनके जो अपराधी हैं वो हरियाणा में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको हरियाणा एक सुरक्षित पनाहगार नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके की ये वारदात हुई है, ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली है, क्योंकि दिन दहाड़े सुबह 10 बजे ये वारदात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें ये अपराधी कैद हो चुके हैं, अगर अभी नहीं तो जल्द ही ये अपराधी बिल्कुल सलाखों के पीछे होंगे, ऐसा वहां के इंचार्ज का कहना है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा
कि फरीदाबाद जो पुलिस है बिल्कुल स्मार्ट पुलिस है। 112 यहाँ पर जो पीसीआर है वो लगातार काम करती है। 15 मिनट के अंदर उनका पहुंचने का दावा रहता है और ये दावा खरा भी उतरता है। लेकिन जो ये वारदात हुई है यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो ये इस तरीके के जो अपराध होते हैं, अपराधी अपराध तो कर देते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं पुलिस की नजर से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर पानीपत से आ रही है जहां पर पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं। बड़ी खबर पानीपत से मिल रही है जहां पर पुलिस विभाग की टीम पर जो है बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच पानीपत से, सीधे आपको लिए चलते पानीपत से। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं। पुलिसकर्मी आशीष कुमार ने लगाए आरोप, पुलिस संरक्षण में चल रहा अवैध काम, अपराधियों को संरक्षण दे रहे अधिकारी, बढ़ते क्राइम के लिए अधिकारी जिम्मेदार। गंभीर आरोप लगते हुए पुलिस विभाग पर पानीपत से यह खबर देख रहे हैं आप। पुलिसकर्मी आशीष ने ये आरोप लगाए हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे अधिकारी, बढ़ते क्राइम के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर पानीपत से। मुझे लानत है, मैं पुलिस में होते हुए ऐसे अधिकारी को नहीं रोक पाऊंगा तो इसलिए अगर मैं इनको मेरी मदद इसमें नहीं की जा रही। लगातार 3 दिन रेड करके 19, 20, 21 को नशे को भी पकड़ा, जुआ खेलते हुए को भी पकड़ा, शराब को भी पकड़ा। उल्टा ही तहसील कैंप पुलिस वाले ने आके उनको भागने में मदद की। और अब ऐसे जब पुलिस ऐसे संरक्षण करेगी तो मेरा मेहनत करने का फायदा क्या है? मैं रिजाइन देके घर बैठ जाऊं? मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहा, मैं तो लोगों की सेवा के लिए नौकरी का मन था, कर लो, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। चलिए, चौथी बड़ी खबर का रुख करते हैं। करनाल जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नागरिक अस्पताल में रोजाना कई संदिग्ध डेंगू के मरीजों की जांच की जा रही है। जिले में अब तक डेंगू के 13 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग टीमें घर घर जाकर लार्वा जांचने के साथ लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहा है। डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि डेंगू से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बुखार से पीड़ित व्यक्ति में सिर दर्द, रैशेज, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, कमजोरी, चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। इसके अलावा इन लक्षणों के नजर आते ही तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर अपनी तरफ पूरी तरह से अलर्ट है और करनाल में अभी तक आज तक टोटल 13 मामले अभी तक सामने आए हैं। परंतु अभी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन क्योंकि अभी बारिश हुई है और इसमें स्पॉट आने का अंदेशा है, तो इसके बारे में सभी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको बार बार हम मीटिंग लेके उनको इसके बारे में अवेयर करने का हम कार्य कर रहे हैं। IMA के साथ भी हमने कल मीटिंग करके उनके इसके बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त हमने करनाल को जो है 7 सेक्टर्स में बांटा है। हर सेक्टर का जो इंचार्ज है वो मेडिकल ऑफिसर है और अन्य टीम मेंबर्स हैं जो लार्विसाइडल सारे एक्टिविटीज में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।